तो आज की ये जो हमारी क्लास है, ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य 2022 की। और मैं आज बात करने वाला हूँ आप लोगों से यूनिट नंबर 7 पर, जिसमें यूनिट नंबर 7 में दिया गया है सामाजिक नीति के बारे में। सामाजिक नीति की संकल्पनाएं क्या हैं, उसका लक्ष्य क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, उसकी परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में जो है एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए सिलेबस आपके सामने है, आप भली भांति तरीके से देख रहे हैं। सबसे पहले हम सामाजिक नीति के बारे में पढ़ेंगे। इस पीडीएफ में सामाजिक नीति के परिप्रेक्ष्य में संकल्पना, लक्ष्य, विषय क्षेत्र, संदर्भ और प्रारूप यानी मॉडल्स के साथ साथ आप लोग बताओ ऐतिहासिक विकास और उसकी के साथ में ऐतिहासिक स्वरूप और उपांतीय एवं असुरक्षित वर्गों के लिए सामाजिक नीति का क्रियान्वयन और नीति निरूपण की प्रक्रिया, नीति निरूपण के उपागम, देश के बदलते हुए राजनीतिक परिदृश्य का प्रभाव, ये इतना कंटेंट आप लोगों को इस पीडीएफ में मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा ये पीडीएफ लगभग 76 पेज का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक नीति के पहले हम देखेंगे अर्थ, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे परिभाषा को लेकर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सामाजिक नीति। सामाजिक नीति में आप सभी लोगों को पता होगा कि सामाजिक नीति दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सामाजिक से, दूसरी नीति से। सामाजिक का अर्थ किससे रिलेट करेंगे? समाज से रिलेट करेंगे। समाज किसे कहते हैं? कोई व्यक्ति जरा मुझे बताए समाज की परिभाषा। रूपम ज्वाइन नहीं है क्या भाई ग्रुप में? मैसेज आ रहा है। ठीक है, रूपम है, श्वेता है, काफ़ी बच्चे हैं भाई। ठीक है, सभी लोग टाइम पे आ जाया करो भाई, समय से आया करो। चलो कोई व्यक्ति बताए जरा भाई। नेहा बताओ सामाजिक बारे में बताओ। सर सामाजिक संबंधों का जाल है। ये तो बात सत्य है कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो समाज जो है एक प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो लोगों का समुदाय को मिला दिया जाए, लोगों के समूह को मिला दिया जाए तो वो एक प्रकार से क्या बन जाता है? समाज की एक्टिविटी बन जाती है। तो समाज लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो अपने अंदर के लोगों के मुकाबले अन्य समूह समुदाय में काफ़ी कम मेल जोल रखता हो। तो इस तरीके से अगर मैं सिंपल शब्दों में परिभाषा को रिप्रेजेंट करूं समाज को लेकर, तो समाज एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर उन्हें एक बृहद समूह को कहते हैं, जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं और मानवीय क्रियाकलाप में आचरण, सामाजिक सुरक्षा, निर्वाह आदि की क्रियाएं जो है शामिल की जाती है, उसको समाज कहा जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो समाज का अर्थ है सामाजिक संबंधों के जाल से, आपने सही बताया, और जो इसके सदस्यों के बीच पाए जाते हैं। जहाँ कहीं भी हम सामाजिक शब्द का प्रयोग करते हैं वहाँ हमारा तात्पर्य बनता है कि सदस्यों के हित से और सदस्यों के सम्मिलित से होता है। वहीं अगर हम बात करें नीति का कार्य को लेकर, नीति कार्य करने के लिए स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाने वाला एक मार्ग एक प्रकार से है। जैसे सामाजिक नीति सामाजिक संरचना की कमियों को दूर करता है। नीति एक प्रकार की आप पॉलिसी कह सकते हो। रिप्रेजेंट करने के लिए अगर इसका खंडन करोगे तो एक शब्द आपको मिलेगा प्लानिंग। जो प्लानिंग वाला शब्द है वो भी कहीं ना कहीं नीति को ही रिप्रेजेंट करेगा, पॉलिसी को ही रिप्रेजेंट कर। तो आपको पॉलिसी बनानी है, किसके लिए बनानी पॉलिसी? व्यक्ति के लिए बनानी है, समाज के लिए बनानी है पॉलिसी, समूह के लिए पॉलिसी बनानी है, किसके लिए बनानी है? और समुदाय के लिए पॉलिसी बनानी है। तो ये आप पढ़ रहे हैं। सामाजिक नीति भी एक प्रकार से पार्ट माना जाता है समाज कल्याण प्रशासन का। और ये भी हालांकि ये कोई समाज कार्य की मेथड नहीं है, सिस्टम नहीं है कि आप सहायक प्रणाली करें, लेकिन ये ऑटोमेटिक आपका सामाजिक नीति सहायक प्रणाली के अंतर्गत आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे नीतियाँ बनाई जाती है, प्लानिंग की जाती है, कार्यक्रम बनाए जाते हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। केवल आपको समझना है ताकि अप्लाइड प्रश्न आए तो आप इजीली कर लें। फैक्ट कैसे आएगा मैं भी लिखवाऊंगा, अभी आप लिखे ना, केवल आप ध्यानपूर्वक सुने इसको। अगर हम बात करते हैं सामाजिक नीति के परिप्रेक्ष्य में और भी बातें हैं तो इसके संबंध में आप लोगों ने नाम सुना भी होगा। गोखले का नाम सुना होगा, कुलकर्णी का नाम सुना होगा, आप सभी लोगों ने लिंडेबर्ग का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो सामाजिक नीति जो है सामाजिक संरचना की कमियों को दूर करता है। बस सिंपल शब्दों में आप लोगों से अगर कभी प्रश्न पूछे जाए तो आप कहना कि सामाजिक नीति सामाजिक संरचना की कमियों को दूर करती है
और आपको मैं बता दूं असंतुलन को रोकती है और असंतुलन वाले क्षेत्र से इसे दूर करने का प्रयास भी किया जाता है। तो एक विद्वान का नाम आया गोखले। गोखले ने सन 1975 1975, देखिए ये मैं थोड़ा सा डार्क करता हूँ, एक मिनट, 1975, ध्यान दीजिएगा कब की बात है, 1975 में सामाजिक नीति एक साधन के रूप में माना, सामाजिक नीति एक साधन के रूप में माना जिसके माध्यम से आकांक्षाओं और प्रेरकों को इस प्रकार विकसित किया जाए कि सभी के कल्याण में वृद्धि हो सके। ऐसी बात कहने वाला कोई व्यक्ति था तो वो था गोखले। कारण क्या था इनका कहने का मतलब ये रहा कि सामाजिक नीति के द्वारा मानव एवं भौतिक दोनों, ध्यान से समझिए मेरी बात को, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, सामाजिक नीति द्वारा मानव एवं भौतिक दोनों प्रकार के संसाधनों में वृद्धि की जाती है जिससे पूर्ण सेवायोजन की स्थिति उत्पन्न होती है एवं निर्धनता दूर होता है। टोटली मिला जुला के सामाजिक नीति की परिभाषा बताया जा रहा है कि एक साधन है जिसके माध्यम से जो प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत जो भी क्रियाविधि आती है उनको विकसित करना है, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है और यह मानव एवं भौतिक दोनों प्रकार के संसाधनों में वृद्धि करना है। ऐसी बात सामाजिक नीति में गोखले महोदय के द्वारा कही गई है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, एक विद्वान और आते हैं, पीडी कुलकर्णी। देखिए थोड़ी सी परिभाषा देखते हैं, बाकी ये सिंपल चीज़ें हैं, आपको मालूम है अच्छे तरीके से, है ना। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं परिभाषा पे तो एक नाम आता है पीडी कुलकर्णी के अकॉर्डिंग। कुलकर्णी ने सन 1959 में सामाजिक नीति को घोषित करते हुए सामाजिक उद्देश्यों को क्रमबद्ध तरीके से, ध्यान दीजिएगा, क्रमबद्ध तरीके से या प्राप्त करने में सहायक साधनों की पद्धति की कार्य या रणनीति है। कार्य रणनीति है कहने का मतलब कि नीति एक कथन उस ओढ़ने के वस्त्र के ताने बाने के धागे हैं जिनको पिरोकर तैयार किया जाता है, जिनको पिरोकर तैयार किया जाता है, वही आपकी क्या कहलाती है, सामाजिक नीति कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे चीज़ें जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सामाजिक नीति। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुआ। सामाजिक नीति के साधन में आपको ने गोखले का नाम ले लिया, आपको याद हो गया, कुलकर्णी जी का नाम भी आपको पता चल गया। फिर एक टिटमस है। पता है टिटमस एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने सामाजिक नीति में सबसे अहम भूमिका मानी जाती है। तो अगर कोई कभी पूछे कि सामाजिक नीति में सबसे पहले स्टार्ट कितने किया, क्या भूमिकाएं रही हैं, तो टिटमस की ही भूमिका आपको ध्यान रखनी है। अभी आगे आपको पीडीएफ में मिलेगा भाई। टिटमस ने क्या बोला कि कहा कि सामाजिक नीति का संबंध सामाजिक आवश्यकताओं और उसकी प्रक्रियाओं के विस्तार से अध्ययन करने से है। आवश्यकता प्रक्रिया का अध्ययन सामाजिक सेवाओं और सामाजिक कल्याण व्यवस्था रूपी मानवीय संगठनों के अल्पता के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक सेवाओं की प्रति करने से होता है। तो अब मैं आपको बता दूं, या आप ध्यान रखिए, एक तो नाम आया गोखले। गोखले ने कहा एक साधन है जिसमें इन्होंने बताया कि प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत, चाहे वो आकांक्षा, प्रेरणा, विकसित जो भी चीज़ें आती हैं प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत, आवश्यकताएं, उसकी आवश्यकता पर आधारित, उन सभी चीज़ों का विकास करेगा गोखले। अब आपको ये सिर्फ समझना है कीवर्ड्स के रूप में। कुलकर्णी महोदय क्या कहते हैं कि भाई सामाजिक उद्देश्य को क्रमबद्ध तरीके से करिए। मतलब एक तरीका होता है भाई काम करने का, कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप जो है क्रमबद्धता का फॉलो ना करें। तो क्रमबद्धता को फॉलो करना है, वैज्ञानिक ढंग का फॉलो करना है, ये एक तरीका होता है। ऐसी बात पीडी कुलकर्णी कहते हैं। टिटमस क्या कहते हैं? टिटमस कहते हैं कि आवश्यकता प्रक्रिया के विस्तार से अध्ययन करो। और यानी इसका कहने का मतलब कुछ ना कुछ अगर हम बात करें टिटमस की, तो वो गोखले से परिभाषा मैच करती है थोड़ी बहुत, बस इतनी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो वहाँ पर उन्होंने भौतिक और मानव के संसाधनों को जोड़ा है, और यहाँ टिटमस ने उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसका अध्ययन किया है, फिर उन लोगों के कल्याण की बात किया है। तो ये 3 लोगों के नाम आते हैं सामाजिक नीति में। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, इतनी बात समझ में आई? आगे अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक नीति का अर्थ है समाज के सभी उद्देश्यों के व्यक्तिगत और सामूहिक हितों में। अब देखिए व्यक्तिगत लिखा हुआ है, सामूहिक हित लिखा हुआ है, तो सामुदायिक नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सामुदायिक को आप छोड़ दें, सामुदायिक भी शामिल है। उनके हितों में सामंजस्य स्थापित करना होता है। यह वह माध्यम है जिसके जरिए से समाज के सभी सदस्यों के हितवर्धन होना। हितवर्धन का मतलब क्या होता है भाई? एक प्रकार से उनके लिए हित का कार्य करना,
सकारात्मक रूप से उनको प्रभावित करके उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, विभिन्न असमानता उत्पन्न करने वाले तथ्यों को कम दूर करने का प्रयास करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी असमानताएं हैं, जो भी आपके सामने एलिमेंट या फैक्ट के रूप में आ रहे हैं, उसको दूर करने का प्रयास करना है। ये आपको बताया जा रहा है सामाजिक नीति के अंतर्गत इसके कॉन्सेप्ट को। इसके जरिए जो है कल्याण सुनिश्चित किया जाता है, सार्वजनिक नीति का ही भाग होता है, परंतु मुख्यतः सामाजिक सरोकारों से संबंध रखती है। या नीति निर्माण के केंद्र में लोगों को लाने का माध्यम माना जाता है। देखिए अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लाइन है कि यह नीति निर्माण के केंद्र, जब सामाजिक नीति क्यों बनाया जाता है भाई, कि नीति निर्माण के केंद्र में लोगों को लाने का माध्यम है। कहने का मतलब लोगों को लाने का मतलब यही है भी कि उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। जैसे शिक्षा का पार्ट हो सकता है, उस क्षेत्र का निर्माण करना होगा आपको, फिर स्वास्थ्य का हो सकता है, सामाजिक सुरक्षा का हो सकता है, बाल कल्याण का हो सकता है, महिला कल्याण का हो सकता है, वृद्ध कल्याण का हो सकता है, युवा कल्याण का हो सकता है। इन सभी चीज़ों के माध्यम से सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय के साथ जुड़ी हुई अवधारणा को शामिल करते हैं आपकी सामाजिक नीति। सामाजिक न्याय का मैं एक अलग से आप लोगों का कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा सोशल जस्टिस से। यहाँ पे प्रश्न बनाए जाते हैं सोशल जस्टिस से भी। जो सामाजिक न्याय होता है, वो सामाजिक न्याय भारतीय संविधान की एक आधारशिला मानी गई है। भारत के संविधान में सामाजिक न्याय की स्थापना संबंध महत्वपूर्ण उपबंध माना गया। तो समता के मूल अधिकार के अंतर्गत कानून के समक्ष समता, धर्म, मूल्य, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, प्रतिषेध, रोजगार के विषय में अवसर की समानता इत्यादि चीज़ों के बारे में बेसिकली ये सामाजिक न्याय का ही पार्ट बनता है। ये सामाजिक न्याय का ही पार्ट बनता है। तो सामाजिक न्याय का मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, उसको आप लोग को ध्यान रखना है। मानवीय सभ्यता को मूल बिंदु में रखना, अत्याचार, असमानता, विभेद इत्यादि चीज़ को समाप्त करना, ये बेसिकली सामाजिक न्याय का एक प्रकार से पार्ट बनता है। तो वो भी शामिल है, आपका सामाजिक विकास भी इसमें सामाजिक नीति में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, कहाँ चला गया, थोड़ा सा, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़ें। फिर कहता है कि वह अपने मूल रूप से लोगों के बीच में समानता स्थापित करने के लिए प्रयास करती है। वंचित समूहों और हाशिए पर रहे वर्ग, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको समाज के मुख्य धारा से लाने का उद्देश्य रखती है। और सरकारों के विभिन्न संस्थान प्रयासों को लोगों का कल्याण प्रभावी माध्यम से बनाने का प्रयास भी करती है, ताकि उनमें जनता का विश्वास मजबूत हो सके। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के अगर आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक इत्यादि नीतियों को नकारात्मक प्रभाव के विरुद्ध में सुरक्षा प्रदान करने का माध्यम बताती है ये सामाजिक नीति आपकी। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक सामाजिक नीति के परिभाषा में कहा जा रहा है कि अनेक विद्वानों ने समूहों को इसे विभिन्न दृष्टिकोणों से परिभाषित किया है। ऐतिहासिक रूप से सामाजिक नीति का संबंध है पुनर्वितरण नियंत्रण को लेकर, सामाजिक अधिकारों से है। ठीक है, और यह सरकारों और अन्य संस्थानों द्वारा मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सार्थक हस्तक्षेप से संबंधित है। ये आपकी सामाजिक नीति। सामाजिक नीति में जैसे कुलकर्णी, मैंने अभी आपको बताया था 1952 बोला था, कितना बताया था मैंने कुलकर्णी के बारे में, 1959 बोला था, क्या बोला था, 9 बोला था, 59। हाँ, कुलकर्णी 1959 के बारे में बात किया था। देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों अलग अलग है, ये भी सही है। तो सामाजिक नीति एक साधन के रूप में, इनको जो प्रक्रिया के रूप में देखते हैं हम, और उसके आकांक्षा, और जब हम उसके कल्याण की बात करते हैं, वहाँ पर उसको विकसित करने की बात करते हैं, सभी के कल्याण में वृद्धि हो सके, सामाजिक नीति मानव और भौतिक दोनों प्रकार के संसाधनों के रूप में देखने लगते हैं। तो वहाँ पर भी सामाजिक नीति को लेकर गोखले के साथ साथ कुलकर्णी की भूमिका, नीति कथन उस ओढ़ने के वस्त्र के ताने बाने के धागे से है जिसको पिरोकर तैयार किया जाता है। तो यहाँ इन्होंने एक परिभाषा बताया कि सामाजिक नीति घोषित जो होती है सामाजिक उद्देश्यों को क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त करने में सहायक साधनों की पद्धति की कार्य रणनीति मानी जाती है। तो ये कुलकर्णी महोदय का एक प्रकार का पार्ट बनेगा, जिसमें सूक्ष्म क्रियाओं को अर्थपूर्ण ढंग से समाहित किया गया है, अर्थपूर्ण ढंग से समाहित किया गया है। प्रोफेसर रिचर्ड टिटमस की बात अगर हम लोग करते हैं, तो टिटमस महोदय ने यहाँ पर सामाजिक नीति का अगर हम बात करें, तो संबंध जो है सामाजिक आवश्यकताओं और उसकी प्रक्रियाओं का विस्तार के अध्ययन से है, यानी विस्तार से अध्ययन के रूप में लिया है। और इन आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन सामाजिक सेवाओं और सामाजिक कल्याण व्यवस्था रूपी मानवीय संगठनों की अल्पता के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक सेवाओं की पूर्ति करने की बात करता है।
एल्जा एक विद्वान है। एल्जा ने 1987 में बात किया है। सामाजिक नीति कल्याण सेवाओं के सार्वजनिक प्रशासन से संबंधित है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, आय, कल्याण सेवाओं जैसी विशिष्ट सरकारी सेवाओं के निर्माण, विकास और प्रबंधन को शामिल किया गया है। एल्जा के अकॉर्डिंग बात किया गया है, ठीक है। तो ये भी परिभाषा बन जाती है। फिर अगर हम बात करते हैं एल्कॉक के अकॉर्डिंग 1998 में, तो इन्होंने कहा है कि सामाजिक नीति को सामाजिक विज्ञानों के अनुशासन और अध्ययन क्षेत्र के रूप में या वास्तविक जगत में सामाजिक क्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं UNRISD के बारे में, जिसको संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास शोध संस्थान के नाम से जाना जाता है, 2006 में, तो इन्होंने एक परिभाषा दिया कि सामाजिक नीति आर्थिक नीतियों के पुनर्वितरण प्रभाव बाजार है, दुष्प्रभावों से लोगों को बचाना और उम्र दराज लोगों के कारण बदलती परिस्थितियों में समाज के सदस्यों का उत्पादक क्षमता बढ़ाना और अन्य सामाजिक कार्यों के साथ पुनर्उत्पादन में भार को कम करना और साथ ही पुनरुत्पादन के भार को साझा करने से संबंधित है। यह आपका संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास शोध संस्थान के द्वारा 2006 में सामाजिक नीति की परिभाषा बताएगी। परिभाषा में गोखले कुलकर्णी का ही नाम इम्पोर्टेंट है, बाकी लोगों का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। सार रूप में अगर देखा जाए तो सामाजिक नीति उन नीतियों के समुच्चय एवं क्रियात्मक रूप से परिभाषित किया जाता है जिसका उद्देश्य है समाज के सभी सदस्यों का सर्वांगीण विकास, संसाधनों का उत्पादन एवं उसका समुचित न्यायपूर्ण वितरण करना। ऐसा करते हुए सभी व्यक्तियों का कल्याण और उस कल्याण को सुनिश्चित करने वाली समस्त सेवाओं तक सबकी पहुंच बनाना और इसके साथ असमानता को निरंतर कम करना। कहने का मतलब टोटली मिला जुला के जो असुरक्षा है, जो असामाजिकता बिहेवियर है, उसको कम करने की बात कही जा रही है सामाजिक नीति में। अभी हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक नीति के कार्य और उसके लक्ष्य को लेकर। सामाजिक नीति के अगर हम बात करें, इसका कार्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे तो समझ में आ गया होगा। सामाजिक नीति एक साधन है जिसके माध्यम से आकांक्षाओं को इस प्रकार विकसित किया जाता है कि सभी के कल्याण में पर्याप्त वृद्धि हो सके। ये बेसिकली सामाजिक नीति के गोखले जी ने परिभाषा दिया। सामाजिक नीति सामाजिक जीवन के उन पहलुओं के रूप एक प्रकार जो है उन पहलुओं को रूप में मानी जाती है जिसमें अधिक विशेषता को दर्शाती है, ठीक है। वो बेसिकली सामाजिक नीति वह नीति होती है जो समाज की आवश्यकता, जटिलता, संरचना, समस्या के अनुरूप तैयार की जाती है। बिना सामाजिक लक्ष्य की नीतियाँ कमज़ोर और निरर्थक साबित हो जाती हैं, ये सब आप जानते हैं। तो ऐसे में अगर हम लोग बात करें कि इसके लक्ष्य क्या होते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लक्ष्य को लेकर अगर हम बात करें तो एक आपका है वर्तमान कानून को अधिक प्रभावी बनाकर, बात को ध्यान सुनिए, अधिक प्रभावी बनाकर सामाजिक निर्योग्यता को दूर करने की बात कही जा रही है। यह आपकी एक लक्ष्य बनता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं जन सहयोग एवं संस्थागत सेवाओं के माध्यम से आर्थिक निर्योग्यता को कम करना होता है, बाधितों को पुनर्स्थापित करना होता है, पीड़ित मानवता के दुखों और कष्टों को कम करना होता है, ठीक है, और सुधारात्मक सुरक्षात्मक प्रयासों में वृद्धि करना होता है, शिक्षा दीक्षा को समुचित व्यवस्था करना होती है, जीवन स्तर में असमानता को कम करना होता है, व्यक्तित्व के विकास के अवसर को उपलब्ध कराना होता है, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को ऊंचा उठाना होता है, सभी क्षेत्र में संगठित रोजगार का विस्तार करना होता है, परिवार कल्याण सेवाओं में वृद्धि करना होता है, निर्बल वर्ग के व्यक्तियों को विशेष संरक्षण प्रदान करना होता है, उचित कार्य में शर्तों और परिस्थितियों का आश्वासन दिलाना होता है और कार्य में होने वाले लाभों का साम्यपूर्ण वितरण या विवरण सुनिश्चित किया जाता है। ये बेसिकली सामाजिक नीति के लक्ष्य माने जाते हैं। व्यक्तित्व का विकास कर दीजिए, आप स्वास्थ्य और पोषण का विकास कर दीजिए, परिवार कल्याण में वृद्धि कर दीजिए, निर्बल वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनको संरक्षण प्रदान कर दीजिए, ये गुण बन जाएगा उसका क्या बन जाएगा, एक प्रकार से सामाजिक नीति का लक्ष्य बन जाएगा। सामाजिक दशाओं में सुधार करने की बात कर लीजिए आप लोग, नागरिकों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार कर दीजिए, वर्तमान कानून में अधिक प्रभावी बनाकर सामाजिक निर्योग्यता को दूर कर दीजिए, जन सहयोग की बात करिए, ये सभी के सभी क्या बनते हैं, सामाजिक नीति के लक्ष्य बनते हैं। तो लक्ष्य से कोई भी प्रश्न अगर अब आएगा तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप समझ चुके हैं, टोटली मिला जुला कर किस बात कर रहा है, सुधार की बात कर रहा है, व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की बात की जा रही है। तो आप वैसे ऑटोमेटिक ऑप्शन को सही चुनाव कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्लियर हो गया सामाजिक नीति के लक्ष्य, बताइए।
सर लेकिन ऑप्शन में अगर समाज कल्याण प्रशासन और नीति ये दोनों हुए तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। नहीं नहीं, दोनों तो पहली बात क्योंकि होंगे नहीं। अब आपको बता दूं, समाज कल्याण प्रशासन की जो नीति बनेगी वो बनती है आपकी मैनेजमेंट को लेकर। अगर आपको मैनेजमेंट की बात जब करेंगे तो उसका लक्ष्य अलग पॉइंट की तरफ जाता है। उसका जो, क्योंकि उस वो काम करता है संस्था के उद्देश्य को पूरा, वो काम करता है संस्था के औपचारिक संरचना का निर्माण, वो करता है संसाधनों की खोज, वो करता है अधीक्षण का मूल्यांकन। ये हमारा समाज कल्याण प्रशासन के अंतर्गत की प्रक्रिया बनती है, ठीक है। और यहाँ हमने अभी जो जिक्र किया वो बेसिकली टोटली मिला जुला के व्यक्ति को, समूह को, समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा है, ना कि हमने संस्था को जोड़ा है, ना कि हमने प्रोत्साहन प्रदान किया है, ना कि हमने उन्हें संसाधनों की खोज करने की बात कही है, ना ही हमने उसका मूल्यांकन करना। ये सब इंस्टीट्यूट के माध्यम से होता है। तो सबसे, जब समाज कल्याण समाज कार्य एक सहायक प्रणाली होने के नाते वो समाज कल्याण प्रशासन उन सेवाओं को क्रियान्वित करेगी जो व्यक्तिगत समाज कार्य, सामुदायिक संगठन, समूह समाज कार्य के अंतर्गत प्रदान की जाती है। और यह प्रशासन सामान्य रूप से सिद्धांत और प्रविधियों पर आधारित होगा, परंतु हम सामाजिक नीति में सिद्धांत, कानून, मानव कल्याण के अनुकूल रहने की स्थिति को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को संदर्भित कर रहे हैं। हम भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, बाल कल्याण, महिला कल्याण, युवा कल्याण संबंधी क्षेत्रों में सामाजिक नीति का काम कर रहे हैं, इसलिए ये थोड़ा सा अंतर है, याद रखेंगे आप मैडम। आगे बढ़ते हैं। यहाँ अगर हम बात करें, भारत सरकार ने सामाजिक नीति नियोजित विकास के उद्देश्यों को उल्लेख किया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से एक उद्देश्यों के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एक क्षेत्र के रूप में रिप्रेजेंट किया जा रहा है सामाजिक नीति को, जहाँ सामाजिक कार्यक्रम और उससे संबंधित कार्यों की बात की जा रही है। तो भारत सरकार ने सामाजिक नीति तथा नियोजित विकास के उद्देश्य से उल्लेख किया है कि उन दशाओं का निर्माण करना जिनसे सभी नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। महिलाओं पुरुषों की अगर हम बात करते हैं, दोनों में समान रूप से विकास एवं सेवापूर्ण एवं समान अवसर उपलब्ध कराना, जिससे भारत सरकार ने सोचा कि सामाजिक नीति उस नियोजित विकास हो सके। आधुनिक उत्पादन संरचना का विस्तार करने के साथ साथ स्वास्थ्य, सफाई और आवास, शिक्षा, सामाजिक दशा में सुधार लाने की बात करता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो सामाजिक नीति के क्षेत्र में इस तरीके की एक्टिविटी आई कि 3 टाइप के क्षेत्र होते हैं। कितने टाइप के क्षेत्र होते हैं? 3 टाइप के। एक आपका बनेगा सामाजिक कार्यक्रम को लेकर, दूसरा आपका बनेगा समुदाय के विभिन्न वर्ग को लेकर, जो भी समुदाय में वर्ग हैं, तीसरा आपका बनेगा समाज के विभिन्न वर्गों के संबंध में सामाजिक नीति, परंतु ध्यान रहे सामाजिक दृष्टिकोण से। अभी हम देखते हैं। तो ये 3 कार्य बताए गए हैं, जहाँ पर अगर हम बात करें सामाजिक नीति और उससे संबंधित कार्य कहा जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे जिक्र करें तो देखिए पहली पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है कि समाज सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, पोषण, है ना, और आवास इत्यादि की लागत में वृद्धि एवं सुधार करने की बात किया जा रहा है। दूसरा बात करता है कि निर्बल वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण और उसके सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, स्थानीय स्तर पर पूरक कल्याण सेवाओं के विकास के लिए नीति निर्धारण करना, समाज सुधार के लिए नीति प्रतिपादित करना, सामाजिक सुरक्षा के लिए नीति बनाना, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाना, आय तथा धन असमान वितरण में कमी को लाना, ये टोटली मिला जुला कर आपकी बात कही जा रही है। किसमें? सामाजिक नीति के सामाजिक कार्यक्रम से संबंधित उसके कार्यों पर। आर्थिक शक्ति में केंद्रीकरण पर रोक लगाना है और समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए उसे प्रयास करना है। ये आपका बनेगा सामाजिक कार्यक्रम। तो कार्यक्रम क्या है भाई? शिक्षा हो सकता है, स्वास्थ्य हो सकता है, परिवार हो सकता है, नियोजन हो सकता है, पोषण हो सकता है, आवास हो सकता है, बहुत सारे क्षेत्र हैं, उसमें वृद्धि करिए, सुधार करिए। ये सामाजिक कार्यक्रम है, उसके आधार पर कार्यक्रम बनाइए और उससे संबंध में काम करिए आप लोग।
परिवर्तन लाइए, टोटली मिला जुला कि ये एक क्षेत्र बनता है इसका। दूसरी क्षेत्र की बात करें तो समुदाय के विभिन्न वर्गों से संबंधित सामाजिक नीति की बात किया गया है। अब प्रत्येक ऐसे समुदाय में जहां औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण तीव्र गति से होता है, दो वर्गों का अभ्युदय होना स्वाभाविक है। एक वर्ग ऐसा होता है जो उत्पन्न हुए नए अवसरों को पूरा लाभ उठाता है, या आप कह लीजिए एक वर्ग ऐसा होता है जो उत्पन्न हुए नए अवसरों का पूरा लाभ उठाता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो आप समझ सकते हो कि उद्योगपति, बड़े बड़े व्यवसायी, है ना, या प्रबंधक या बड़े कृषक। तो दूसरा वर्ग वह होता है जो जीवन की मुख्य धारा से अवगत होता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं। अलग होता है, अलग, अवगत मतलब अलग, एक प्रकार से डिफरेंट कोई होता है, ठीक ना, अलग होता है। ठीक है, तो जिससे इसे वर्तमान योजनाओं पे लाभ नहीं मिल पाते हैं। तो जब लाभ उससे अच्छा अवगत होगा तो उसे लाभ मिलेगा, अवगत नहीं होगा तो उसे लाभ नहीं मिलेगा, तो फिर तो अलग है ना, वो सही रहेगा। ठीक है, तो पूरा पढ़ते समझ में आ जाता है। तो जिससे वर्तमान योजनाओं में लाभ नहीं मिलता। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर समुदाय में आधुनिकीकरण को तीव्र गति से बताया गया है और उद्योगपति, बड़े बड़े व्यवसायी और प्रबंधक और कृषक लोगों को लेकर बात की जा रही है, जिनका विकास करने की बात हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग, ये सारी चीज़ें जो है आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसे वर्तमान योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में जैसे भूमिहीन, खेतिहर मजदूर हो, जनजाति के सदस्य हो, मरीन बस्ती का निवासी हो, असंगठित उद्योग में संलग्न कामगार हो यानी श्रमिक हो, तो इनको कहाँ लाभ मिल पाता है। देखिए नीचे आपको मिला हुआ भी लिखा हुआ सारा, है ना, तो ये चीज़ें बन जाती है। एक होता है सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समाज के विभिन्न वर्गों के संबंध में सामाजिक नीति। यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं तो आप देख रहे हैं प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वर्ग होते हैं जिनका कल्याण आवश्यक माना जाता है। उदाहरण के लिए कम आयु के बच्चे, विद्यालय का लाभ ना उठा पाने वाले बच्चे, अध्ययन के दौरान ही कुछ अपरिहार्य कारणों से विद्यालय को छोड़कर चले जाने वाले बच्चे और नौजवान। घरेलू कार्यों में संलिप्त कम उम्र के बच्चे, दिव्यांग वर्ग और वृद्ध वर्ग जो भी इसमें रहते हैं, वो सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समाज के विभिन्न वर्गों से संबंधित सामाजिक नीति को शामिल करते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि पहले में आप सामाजिक कार्यक्रम को ध्यान रखना, जहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, पोषण, आवास इत्यादि को शामिल किया गया कि निर्बल वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति के कल्याण की बात की जा रही थी। ये आपका पहला था जहाँ सामाजिक कार्य और उसके संबंध में कार्य था। दूसरा था समुदाय के संबंध में, तो समुदाय के संबंध में औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण तीव्र गति से हो रहा है और यहाँ पे दो वर्गों का अभ्युदय हुआ है। स्वाभाविक है, एक तरफ ये है कि भाई जिसको उद्योगपति, बड़े बड़े व्यवसायी, जो मैनेजमेंटर लोग हैं, प्रबंधक लोग हैं, उनको अवसर मिल रहे हैं और उस अवसर का लाभ उठा रहे हैं। दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि भाई जीवन का मुख्य धारा से वो अलग है, पृथक हैं और जिसे वर्तमान योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जैसे भूमिहीन, खेतिहर है, जनजाति के सदस्य हैं, मलिन बस्ती के निवासी है, असंगठित क्षेत्र का श्रमिक है, उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरीके से आप ये याद रखेंगे समुदाय के विभिन्न वर्गों के आधार पर। एक था सामाजिक दृष्टि से, जो अभी आपने देखा है, इसमें आप अच्छे समझ गए कि समाज कल्याण अपरिहार्य माना गया है। जैसे कम आयु के बच्चे विद्यालय विद्यालय का लाभ ना उठा पाने वाले बच्चे हैं, अध्ययन के दौरान में कुछ अपरिहार्य कारण से विद्यालय छोड़ देते हैं बच्चे, नौजवान और घरेलू कार्यों में संलिप्त हो जाते हैं, कम उम्र के बच्चे दिव्यांग वर्ग के संबंध में है, वृद्ध वर्ग के कल्याण संबंध में है, महिला सशक्तिकरण के संबंध में है। ये सारी की सारी चीज़ें समाज के विभिन्न वर्गों के संबंध में सामाजिक नीति को शामिल कर दी जाएगी। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट था, 3 पॉइंट था, तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट थे, याद रखिएगा। अब बात करेंगे सामाजिक उद्देश्य, सामाजिक नीति के उद्देश्यों के बारे में। सिंपल है, उद्देश्य क्या है कि सामान्य रूप से सामाजिक नीति का उद्देश्य है ग्रामीण और नगरीय, धनी और निर्धन समाज के सभी वर्गों को अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने के अवसर प्रदान करना, विभिन्न गंभीर सामाजिक समस्याओं को समुचित निदान करते हुए उसका निराकरण करना, ताकि किसी भी वर्ग के साथ अन्याय ना हो पाए। एक विद्वान थे तारलोक से,
सामाजिक नीति का मूल उद्देश्य ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना होना चाहिए जिसमें प्रत्येक क्षेत्र, नगरीय, ग्रामीण और विभिन्न विशिष्ट पहचाने जाने योग्य समस्याओं सहित प्रत्येक समूह अपने को ऊपर उठाना और अपनी सीमाओं को नियंत्रित करने तथा अपनी आवासीय स्थितियों तथा आर्थिक अवसरों को उन्नत बनाना और उस पर इस प्रकार से उस समाज की सेवाओं में मौलिक अंग बनने में सामर्थ होना। तो ये बेसिकली आपका बनता है उद्देश्य। तो उद्देश्य टोटली मिला जुला के परिस्थितियों का निर्माण करेगा। प्रत्येक क्षेत्र, जैसे ग्रामीण और नगर, मतलब दो ही तो क्षेत्र होते हैं, दो ही तो टाइप के समुदाय होते हैं, तो उन समुदायों में उनकी आवश्यकता को पहचानना, उनकी समस्या को कम करना, उनको जो है समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, उनको सामाजिक नियंत्रण के बारे में जागरूक या एट्सेट्रा जो भी चीज़ें बनती है, आप उनको अवसर देकर उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ना, यही सामाजिक नीति का उद्देश्य बनेगा। यही सामाजिक नीति का उद्देश्य बनेगा। बात करेंगे हम लोग सामाजिक नीति के प्रारूप के बारे में। मॉडल्स क्या होते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रारूप बेसिकली 4 होते हैं। कितने प्रारूप होते हैं? 4 होते हैं। आप लोगों ने नाम सुना भी होगा। एक होता है कल्याणकारी प्रारूप, नाम सुना है। दूसरा आपका होता है सामाजिक सुरक्षा प्रारूप। तीसरा अगर हम बात करें आप लोगों से, उदारीकरण प्रारूप, है ना। और एक होता है आपका प्रजातांत्रिक, और ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा भी गया है। प्रजातांत्रिक से नहीं, ये चारों से प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। ये 4 टाइप के प्रारूप होते हैं। अब कल्याणकारी प्रारूप क्या होता है? सीधा सा शब्द में एकदम आसान भाषा में आपको समझना है। जहाँ आप रणनीति की बात कर रहे हैं, जहाँ कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात कर रहे हैं, वही आपका कल्याणकारी प्रारूप कहलाता है। वही आपका क्या कहलाता है? कल्याणकारी प्रारूप कहलाता है। चलिए, अच्छा, आप लोगों में से ही कोई व्यक्ति जरा मुझे बताए, ठीक है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा क्या है? बताएं, बताइए आप मुझको। जिसमें सभी का कल्याण हो। जी, कल्याणकारी प्रारूप में जितने भी वर्ग, समूह, समुदाय जो भी आते हैं, जितने भी समाज के पहलू होते हैं, उन सब की समस्याओं को बिल्कुल सॉल्व करना होता है और उनके डेवलपमेंट पे बात करनी होती है, जिससे वो उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके और मुख्य धारा से वो जुड़ सके। सही बताया। कल्याणकारी राज्य मतलब वो राज्य जिसे अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं को व्यवस्था कर सके। प्रश्न तो ऐसे ही आते हैं। तो समाज सेवाओं के अनेक रूप होते हैं, जहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जिससे अगर हम बात करें वृद्धा आश्रम, या आप ये कह लीजिए पेंशन इत्यादि चीज़ों की आप व्यवस्था कर दीजिए। यही आपका उद्देश्य बन गया। ये नागरिकों को सुरक्षा प्रदान कर दिया। ये आपका क्या बन जाएगा? कल्याणकारी प्रारूप। कल्याणकारी प्रारूप, है ना। ये चीज़ें हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। कल्याणकारी प्रारूप बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं हैं, बहुत ही सरल चीज़ें हैं। इसमें कोई ज़्यादा वो चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कल्याणकारी राज्य का दायित्व एक ऐसे राज्य के द्वारा ही द्वारा पूरे किए जा सकते हैं जो आर्थिक दृष्टि से पर्याप्त संपन्न हो। इस प्रकार के राज्य द्वारा कृषि, उद्योग, व्यापार के नियम, विकास का कार्य किया जाना चाहिए। तो इसमें कहा भी जा रहा है कि सामाजिक विकास बनाई जाए, रणनीति बनाई जाए, जिसके अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा परिलक्षित होती है। कल्याणकारी राज्य का आशय ऐसे राज्य से है जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति, समूह, समुदाय, एक व्यापक समाज, प्रजाति, जाति, धर्म सभी के विकास हेतु वचनबद्ध है। कल्याणकारी राज्य समाज के सभी वर्गों के विकास की बात करता है, खासकर उन लोगों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करता है जो किसी समस्या से ग्रसित हो। ठीक है, किसी विशेष समस्या से क्या हो? ग्रसित। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला आता है हमारा सामाजिक सुरक्षा का प्रारूप। सामाजिक सुरक्षा का प्रारूप क्या है? सिंपल सी बात है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि समाज के द्वारा ऐसी सुरक्षा एवं कानून प्रदान किए जा सके जिसमें समाज में रहने वाले लोगों की सुरक्षा प्रदान की जा सके। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत सामाजिक नीतियाँ इस प्रकार बनाई जाएं ताकि समाज के स्तर प्रत्येक वर्ग की सुरक्षा हो सके। समाज में उत्पन्न समस्याओं के समाधान का इस प्रकार प्रारूप तैयार किया जाए ताकि उन समस्त समस्याओं का निदान किया जा सके। व्यक्ति, समूह, समुदाय
किसी में भी यदि असंतुलन उत्पन्न होता है तो समाज में खतरा भी उत्पन्न होता है। सामाजिक सुरक्षा में लोगों के विकास हेतु तो विभिन्न प्रकार की सेवाएं चलाई जाती हैं, जैसे बीमा, विभिन्न प्रकार के अधिनियम और कानून जो है चलाए जाते हैं। ये सामाजिक सुरक्षा का ही पार्ट बनता है। याद रखिए। उदारीकरण का प्रारूप की बात अगर हम करते हैं तो उदारीकरण जैसे इस प्रकार के प्रारूप में ऐसी नीतियाँ बनाई जाती है कि समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग राज्य के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम में प्रदान किए जाने वाले साधनों में संपूर्ण रूप से अपनी भागीदारी निभा सके। ये बेसिकली उदारीकरण का प्रारूप होता है, क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जिसका निर्माण सामान्य चेतना पर आधारित है। समानता की चेतना ही परस्पर सहभागिता का आधारशिला मानी जाती है। उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत सरकार अपनी नीतियों को इस प्रकार लागू करती है कि लोगों के कार्य, व्यवसाय आदि करने में कठिनाई ना आए, अर्थात एक व्यक्ति आसानी से एक देश से दूसरे देश में अपना व्यवसाय कर सके, वस्तुओं का क्रय विक्रय एक देश से दूसरे देश से आसानी से कर सके। यह प्रक्रिया सार्वभौमिकीकरण, निजीकरण को बढ़ावा देगी। सामान्यतः यह प्रारूप व्यक्तियों के व्यक्तिगत सामुदायिक हितों को पूरा करने में नीतियां बनाता है, तो इसको कहा जाता है उदारीकरण का प्रारूप। तो उदारीकरण में क्या याद रखना कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। यहाँ पे सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है नीतियाँ, जो कार्यक्रम, वो क्रय विक्रय ताकि वो कर सके दूसरे देशों से, दूसरे देश में निजीकरण या सार्वभौमिकता की बात कर सके, व्यक्तिगत हित की और सामुदायिक हित की, सामूहिक हित की बात हो सके, उनके लिए नीतियाँ बनाई जा सके, उन्हें जो है एक अच्छा जीवन दिया जा सके, या लोगों को एक प्रकार से समूह में, समुदाय में भागीदारी की भूमिका निभा सकें। इस तरीके की बात करता है उदारीकरण का प्रारूप। याद रखिएगा, टोटली मिला जुलाकर जागरूकता के संबंध में है, जहां पर चेतना के परस्पर सहभागिता की आधारशिला रखी जा रही है। टोटली मिला जुला के जागरूकता की बात है, चेतन की बात है। उदारीकरण का प्रारूप। प्रजातांत्रिक प्रारूप क्या होता है? प्रजातांत्रिक प्रारूप के तहत अगर हम बात करें तो नीतियां इस प्रकार से बनाई जाती हैं कि उन नीतियों का लाभ राज्य के संपूर्ण लोगों को, समूहों, समुदाय में मिल सके। अर्थात लोकतांत्रिक प्रारूप के तहत नीतियां इस प्रकार बनाई जाती हैं जिसके तहत कोई व्यक्ति कानून के दायरे में रहकर अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके। कोई भी व्यक्ति, है ना, कोई भी व्यक्ति यदि किसी प्रकार की बाधाएं से ग्रसित, यदि व्यक्ति किसी प्रकार से, यहाँ पे व्यक्ति होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे यदि कोई व्यक्ति या कोई व्यक्ति, यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की बाधाओं से ग्रसित है तो उन बाधाओं को दूर करना, उसका विकास करना, ये प्रजातांत्रिक प्रारूप का पार्ट बनेगा। तो टोटली मिला जुला के संपूर्ण लोगों के समूह, समुदाय, परस्पर हितों की बात कर रहा है। लोकतांत्रिक प्रारूप के तहत नीतियां इस प्रकार बनाई जा रही हैं कि लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और उनकी जो बाधाएं हैं उसको दूर किया जा सके और उनका संपूर्ण विकास किया जा सके। तो प्रजातांत्रिक प्रारूप लोकहित पर आधारित माना जाता है। इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा सामाजिक नीति के ऐतिहासिक विकास के बारे में। देखिए, ऐतिहासिक विकास की अगर हम जिक्र करें तो ऐतिहासिक विकास बेसिकली आपने पढ़ा होगा, भारतीय समाज सुधारक में राजा राम मोहन राय के नाम, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रानडे इत्यादि विद्वानों ने एक अग्रणी भूमिका निभाई है सामाजिक नीति में, एक प्रकार को समाज को सुधारने में। और उन्हीं के साथ साथ महात्मा गांधी जी की भूमिका भी रही है। समाज कल्याण के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, सामाजिक नीतियाँ जो बनाई जाती है वो सामाजिक हितों के संबंध में, ताकि लोगों का, सभी लोगों का वहाँ पे जो है कल्याण हो सके, ऐसी बात जो है ऐतिहासिक विकास में हमें देखने को मिली है। तो सबसे पहले सामाजिक नीति की जो कल्पना करने वाले विद्वान थे वो रिचर्ड टिस्मट से, जो ब्रिटेन में सामाजिक प्रशासन के क्षेत्र में किया था सन 1940 में। कल्याण के सामाजिक विभाजन में सन 1955 पर टिटमस ने निबंध लिखा, सामाजिक प्रशासन को धीरे धीरे अवशोषित करने के लिए सामाजिक नीति के विकास को निर्धारित किया। टिटमस एक निबंधकार थे जिनके काम पर संबंध बाजार की विफलता से था, चयनात्मक सामाजिक सेवाओं की अपर्याप्तता या सामूहिकता और सार्वभौमिकता दृष्टि से श्रेष्ठ था, जबकि कुछ विद्वान सामाजिक नीति को अभ्यास के एक अंतः विषय के क्षेत्र में वर्णित करता है। फियोन विल्सन है,
पीटर जो है एल्कॉब जो है एल्कॉक है, और भी विद्वान माने जाते हैं सामाजिक नीति में। ठीक है, इसके विकास पर। ठीक है, याद रखिएगा। हम बात करते हैं थोड़ा सा महात्मा गांधी जी के बारे में। भारतीय इतिहास में महात्मा गांधी जी के जो है आगमन पर अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया कि सामाजिक सुधार के क्षेत्र में अनेक प्रकार से इन्होंने नीतियों का क्रियान्वयन किया था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अश्वेत और भारतीयों के प्रति नक्सली भेदभाव को महसूस किया और उन्हें कई अवसरों पर अपमान का भी सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्होंने नक्सली भेदभाव से लड़ने का निर्णय ले लिया। तो उस समय दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के और अश्वेतों को वोट देने और फुटपाथ पर चलने तक का अधिकार नहीं था। गांधी जी ने इसका कड़ा विरोध किया। अतः वर्ष 1894 में एक नटाल इंडियन कांग्रेस, क्या भाई कोई बताना चाहेगा? नटाल नेशनल होगा सर वो। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। हाँ तो फिर वही होगा सर, नेशनल नेशनल इंडियन कांग्रेस है ना? सर नेशनल ही है। चलो अच्छा, तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है एक नामक एक संगठन स्थापित किया गया, लेकिन 1884 ये तो 1885 में किया गया था ना, 1894। ये थोड़ा सा मुझे लगा नटाल इंडियन कांग्रेस नायक स्थापित करने का सफल है दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्षों तक के बाद। ठीक है, यहाँ देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप, वो बेसिकली दक्षिण अफ्रीका में बता रहे हैं ना? हाँ, तो दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है 1894 की। वहाँ पे एक इंडियन कांग्रेस था, नटाल इंडियन कांग्रेस। मैं इसको चलो अच्छा देख लेंगे इसको, ठीक है ना, टाइम बर्बाद मत करो। बेसिकली ये इतना डीप इतना आएगा नहीं। हाँ, आप जरूर याद रखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप जो है 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा इन तीन व्यक्तियों ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। फिर दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्षों तक रहने के बाद 1915 में वापस भारत लौटे थे। भारत में गांधी जी का जब आगमन हुआ तो दक्षिण अफ्रीका में लंबे समय तक रहने और अंग्रेजों से नक्सलवादी नीति के खिलाफ सक्रियता के कारण गांधी जी ने एक राष्ट्रवादी, सिद्धांतवादी और आयोजक के रूप में ख्याति अर्जित कर ली और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी के ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता हेतु भारत के संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और वर्ष 1915 में गांधी जी भारत आए। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की रणनीति तैयार करने हेतु देश के गांव-गांव का दौरा किया। गांधी जी के शिक्षा का अवधारणा की अगर हम बात करते हैं तो गांधी जी ने शिक्षा अवधारणा की बुनियादी शिक्षा बेसिक एजुकेशन के रूप में जाने जाते हैं या इनके रूप में भी जाना जाते हैं। ये इन्होंने स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम नैतिक और धार्मिक शिक्षा पर शामिल करने पर बल दिया। गांधी जी ने शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित उद्देश्य बताने के लिए दिया। अच्छे चरित्र का निर्माण होगा, आदर्श नागरिक व्यक्ति बनेगा, स्वावलंबी व्यक्ति बनेगा और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होगा। इसीलिए गांधी जी ने शिक्षा की अवधारणा नैतिक और धार्मिक जैसे शिक्षा को शामिल भी किया था। इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। बात करते हैं गांधी जी और सर्वोदय के बारे में थोड़ा सा। अगर हम बात करें, सर्वोदय शब्द का अर्थ होता है सार्वभौमिक उत्थान, सभी का कल्याण या सभी की प्रगति। आपने देखा भी होगा, एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया था कि सर्वोदय का मीनिंग आपको मैच करना था, सभी के कल्याण से था। तो गांधी जी का यह सिद्धांत था कि राजनीति अर्थव्यवस्था पर जॉन रस्किन की पुस्तक में अनटू द लास्ट प्रेरित हुए ये। और सर्वोदय ऐसे वर्ग विहीन, जाति विहीन, शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना चाहता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति और समूह के अपने सर्वांगीण विकास का साधन और अवसर उन्हें मिले। सर्वोदय ऐसी समाज की रचना चाहता है जिसमें वर्ण, वर्ग, जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर किसी समुदाय का ना तो संहार हो ना ही बहिष्कार हो।
सर्वोदय बेसिकली समाज की रचना ऐसी होगी जो सर्व के निर्माण और सर्व शक्ति और सर्व के हित में चले, जिसमें कम या अधिक शारीरिक सामर्थ्य के लोगों को समाज का संरक्षण समान रूप से प्राप्त हो, सभी तुल्य परिश्रमिक के हकदार माने जाएंगे। तो सर्वोदय शब्द गांधी जी द्वारा प्रतिपादित एक ऐसा विचार है जिसमें सर्वभूत हिते रता की भारतीय कल्पना, देखिए ये भी आपको पूछ लेता है कि भाई सर्वभूते हिते रतः, तो यह एक भारतीय कल्पना या सुकरात या सत्य साधना या रश्किन की अंत्योदय की अवधारणा सब कुछ सम्मिलित है। गांधी जी ने कहा कि मैं अपने पीछे कोई पथ या संप्रदाय नहीं छोड़ना चाहता, ये एक स्टेटमेंट है उनका। यही कारण है कि सर्वोदय आज एक सामर्थ्य जीवन या समग्र जीवन या संपूर्ण जीवन का पर्याय बन चुका है। याद रखिएगा, ये सर्वोदय के संबंध में इन्होंने बोला था। गोखले ने सामाजिक और सशक्तिकरण और शिक्षा के विस्तार पर 3 दशक को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में कार्य किया और प्रतिक्रियावादी और क्रांतिकारी तरीकों से इस्तेमाल को खारिज भी किया था। इसमें अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विधानमंडल के भूमिका में 1899-1902 के बीच एक बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे। वर्ष 1902 में 1902 और 1915 के बीच में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन्होंने काम किया था, है ना, इसको ध्यान रखिए आप लोग। और गोखले ने वर्ष 1999 के पार्लियामेंटो सुधारों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। ठीक है, तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के जुड़े हुए सन 1889 में, और बनारस अधिवेशन 1905 में INC वही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। तो इन्होंने संबंधित सोसाइटी से संबंध में कार्य किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी थी इनकी, 1905 में लाई गई थी, और वह महादेव गोविंद रानाडे द्वारा शुरू की गई सार्वजनिक सभा पत्रिका भी थी, जुड़ी हुई थी इसमें। 1908 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना कर दी थी 1908 में। इन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द हितवाद को लेकर शुरू किया था। गांधी जी के लिए गुरु के रूप में काम किया था। किसने किया था गुरु के रूप में काम, बताइए? महात्मा गांधी जी ने गुजरात भाषा में गोपाल कृष्ण गोखले और समर्पित एक पुस्तक थी धर्मात्मा गोखले, जो गांधी जी के लिए गुरु के रूप में काम किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, फिर सामाजिक नीति के संबंध में कुछ भारतीय संविधान है, जहाँ पे संविधान कह रहा है कि भारतीय जनहित में राज्य को संचालित करने के लिए वैधानिक और नैतिक आधार पर प्रदान करना, नागरिक होने के नाते हर व्यक्ति को मूल अधिकार प्राप्त होते हैं और व्यक्ति व समाज के विकास के लिए यथोचित परिवेश उपलब्ध कराना भी सरकार का दायित्व होता है। भारतीय संविधान विश्व के बेहतरीन संविधानों में से एक माना जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं भारतीय संविधान को लेकर अगर हम बात करते हैं, सामाजिक नीति के परिप्रेक्ष्य में इसको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो एक अनुच्छेद आपका, जहाँ पे मौलिक अधिकार का 3 खंड के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के प्राप्त अधिकारों को शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता की बात की गई। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर निषेध या विभेद का प्रतिषेध करना आपका आर्टिकल 15 में बताया गया है। लोक नियोजन और विषय के अवसर को समानता की बात करना आर्टिकल 16 में बताया गया। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में बताया गया। वहीं शोषण के विरुद्ध के अधिकार की बात करेंगे तो उसमें अनुच्छेद 21 आता है, प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता की बात आती है। फिर मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम को लेकर आता है। 24 की बात करेंगे तो कारखाना आदि बालकों के नियोजन को निषेध करने की बात करेगा। वहीं धर्म एवं स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 39 है। अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण को लेकर है ना। राज्य के नीति निषेध तत्व में चतुर्थ तत्व है, ये सभी हम पढ़ेंगे अभी यूनिट नंबर 8 में, है ना। तो यहाँ पे बताया गया अनुच्छेद 38 में कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 जो है 39 वो राज्य द्वारा अनुसरणीय और कुछ नीति तत्व माना जाता है।
39 का वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की जाती है 39 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ए भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। 41 आर्टिकल की बात करेंगे तो अगर हम कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार की बात किया गया है। 42 की बात करेंगे आर्टिकल में तो यहाँ पे काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं में प्रसूति सहायता का उपलब्ध की बात किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 43 में कर्मकारों की निर्वाहन मजदूरी है और 43 का उद्योगों का प्रबंधन में कामकारों का भाग लेना है। 43 में बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में अभिवृद्धि के लिए अनुच्छेद नंबर 46 में बात किया गया है। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर पर जीवन स्तर पर ऊंचा उठाना और लोक स्वास्थ्य को सुधार करने की बात करना या उसके कर्तव्य को लेकर बात करना, यह आपका आर्टिकल नंबर 47 में दिया गया है। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। यहाँ पर अगर हमने जो देखा है अभी, भारत में सामाजिक नीति के विकास को लेकर भारतीय संविधान और पंचवर्षीय योजना के माध्यम से हुआ है। जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 38, 39, 39 का ए, 41, 42, 43, 43 का ए, 45, 46, 47, इतनी जो आर्टिकल्स अभी मैंने बताया है, ये बेसिकली सामाजिक नीति के उद्विकास और ऐतिहासिक स्वरूप को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। हो सकता है आप लोगों से एक आध प्रश्न यहाँ से भी देखने को मिल जाए। बाकी मैं आप लोगों के ट्रिक से माध्यम से जितने भी अनुच्छेद हैं वो याद करवाऊँगा, अभी आने दो टाइम, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। आज के लिए बस इतना ही रखिए। समाज के उपांती वर्ग और असुरक्षित वर्गों के बारे में हम लोग कल की क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट डे, ठीक है। गुड नाइट। चलिए गुड नाइट सभी लोगों से।